नमस्कार, जय हिंद, सत श्री अकाल। कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों, इस समय मैं आप लोगों को यूपी स्पेशल से संबंधित एमसीक्यू करवा रहा हूं। अभी तक यदि आप देखें तो हमने पहली क्लास को शेयर कर दिया है। जिन लोगों ने पहली वाली क्लास को नहीं देखा हुआ है वे लोग क्या करेंगे, इस क्लास को देखने के बाद पहली वाली क्लास को जरूर देख लेंगे। साथ ही साथ यदि आप देखें तो यूपी स्पेशल से संबंधित जितने भी टॉपिक हैं उसको भी हमने तैयार कर दिया है, जिसकी प्लेलिस्ट भी हमने तैयार कर दिया है। यदि आप लोगों ने नहीं देखा हुआ है तो आप लोग क्या करिए, प्लेलिस्ट में जाइए, यानी कि शशि आईएएस एकेडमी के चैनल के प्लेलिस्ट में जाइए और यूपी स्पेशल के प्लेलिस्ट को ओपन करिए और एक एक वीडियो को अच्छे तरीके से देखते चलिए और रिवीजन करते चलिए और साथ ही साथ अगर हो सके तो नोट्स भी बनाते चलिए। आज जो मैं आपको एमसीक्यू करवाने वाला हूं दोस्तों, यूपी पुलिस की बात करते हैं तो यूपी पुलिस के जो एमसीक्यू करवाने वाला हूं यूपी स्पेशल से ही है, जो कि आज के जो क्वेश्चन है ट्रिकी क्वेश्चन है। यहां से कम यदि आप देखेंगे तो 4 नंबर आपको मिल सकते हैं। तो इसलिए मैं आप सभी लोगों से कहना चाहूंगा कि आप लोग क्या करिएगा, पूरी क्लास को अच्छे तरीके से देखिएगा। अगर हो सके तो जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब और शेयर लाइक वगैरह करके जरूर जाइएगा। देखिए, एक बार थोड़ा सा सपोर्ट करना तो बनता है। अगर आप देखें तो बहुत सारी वीडियो हमने रीच कर दिया है और जबरदस्त मैं आप लोगों के साथ मेहनत कर रहा हूं। देखिए, अगर आप चाहते हैं कि क्वालिटी जैसे विषय को भी आप कंप्लीट कर लें तो इसके भी प्लेलिस्ट को हमने तैयार कर दिया है। आप क्या करिए, प्लेलिस्ट में जाइए, एक एक वीडियो को देखते चलिए, अगर हो सके तो आप नोट्स भी बनाते चलिए। आइए प्रारंभ करते हैं, बिना किसी और बात की चर्चा करते हुए सीधा आते हैं आज के अपने पहले प्रश्न पर। तो इस प्रश्न का जवाब दीजिएगा। जैसा कि बात करते हैं, बौद्ध धर्म की वज्रयान शाखा का उदय उत्तर प्रदेश में कहां पर हुआ है? तो पहला ऑप्शन यहाँ कहां पर हुआ था? पहला ऑप्शन कहता है बुंदेलखंड, दूसरा ऑप्शन कहता है सारनाथ और तीसरा ऑप्शन कहता है इलाहाबाद और चौथा ऑप्शन कहता है मथुरा। जल्दी से दोस्तों इस प्रश्न का जवाब दीजिए। प्रश्न में ये कहा जा रहा है कि बौद्ध धर्म की बात करते हैं तो बौद्ध धर्म की वज्रयान शाखा का उदय उत्तर प्रदेश में कहां पर हुआ है? अगर मैं आपसे कहूं बौद्ध धर्म के बारे में थोड़ा सी अतिरिक्त जानकारी के तौर पर, या आपको मैं बताऊं तो बौद्ध धर्म के जो संस्थापक रहे हैं, बौद्ध धर्म के संस्थापक की बात करते हैं तो बौद्ध धर्म के संस्थापक कौन थे? तो गौतम बुद्ध थे। ये बात तो आप जानते ही हैं। तो बौद्ध धर्म के संस्थापक कौन थे? गौतम बुद्ध थे। और जिनका जन्म हुआ था नेपाल के, जिनका जन्म हुआ था लुम्बिनी में हुआ था, जो कि नेपाल के तराई के क्षेत्र में। तो ध्यान रखिएगा, इनका जो जन्म हुआ था लुम्बिनी में हुआ था, जो कि नेपाल की तराई में है। दोस्तों ये बातें ध्यान रखिएगा। अगर आप देखें तो गौतम बुद्ध की बात करते हैं तो इन्होंने क्या किया था, 29 वर्ष की अवस्था में अपने घर का त्याग कर दिया था और बौद्ध ग्रंथ के अनुसार उसे क्या कहा गया? महाभिनिष्क्रमण काल कहा गया। क्या कहा गया? महाभिनिष्क्रमण काल की बात करते हैं तो उसे महाभिनिष्क्रमण काल कहा गया, जब गौतम बुद्ध ने क्या किया, 29 वर्ष की अवस्था में अपने घर का त्याग कर दिया। तो ध्यान रखिएगा, इन्होंने क्या किया था, संन्यास रूप धारण करने के लिए या कह सकते हैं ज्ञान की प्राप्ति के लिए इन्होंने क्या किया, 29 वर्ष की अवस्था में अपने घर का त्याग कर दिया और तब उस काल को बौद्ध धर्म के अनुसार क्या कहा गया? महाभिनिष्क्रमण काल कहा गया। दूसरी बात करते हैं एक ज्ञान प्राप्ति के लिए कहां पर जाते हैं? ज्ञान प्राप्ति के लिए यदि आप देखें तो बोध गया जाते हैं। बोध गया की बात करते हैं और बोध गया कहां पर है? तो अगर आप देखें तो बिहार में है। तो ये जाते हैं बोध गया ज्ञान की प्राप्ति के लिए। फिर उसके बाद क्या होता है, ज्ञान प्राप्त करने के बाद ये वाराणसी, यानी कि कह सकते हैं उत्तर प्रदेश का एक जिला जो है वाराणसी की बात करते हैं तो यहीं पर सारनाथ है। तो क्या होता है, एक मिनट दोस्तों, एक मिनट, ये क्या हो गया, एक मिनट दोस्त, हाँ, सारनाथ की बात करते हैं तो ये सारनाथ आ जाते हैं और सारनाथ में ही अगर आप देखें, सारनाथ की बात करते हैं, सारनाथ में ही क्या करते हैं, ये अपना पहला उपदेश देते हैं। तो ध्यान रखिएगा, गौतम बुद्ध क्या करते हैं, सारनाथ में अपना पहला उपदेश देते हैं। सारनाथ में क्या होता है, एक अपना पहला उपदेश देते हैं और इस घटना को क्या कहा गया, इस घटना की बात करते हैं तो इस घटना को कहा गया धर्म चक्र प्रवर्तन कहा गया। क्या कहा गया? धर्म चक्र प्रवर्तन की बात करते हैं तो इस घटना को क्या कहा गया? धर्म चक्र प्रवर्तन कहा गया। नेक्स्ट बात करते हैं गौतम बुद्ध जी के बारे में बात करते हैं तो इनकी मृत्यु कहां पर हो जाती है? तो उत्तर प्रदेश का एक जिला है कुशीनगर। तो उत्तर प्रदेश का एक नगर है कुशीनगर की बात करते हैं, यहां पर इनकी मृत्यु हो जाती है। तो अब इस घटना को क्या कहा जाता है? महापरिनिर्वाण कहा जाता है। क्या कहा जाता है?
महापरिनिर्वाण कहा जाता है। ये बातें ध्यान रखिएगा आप लोग। देखिए जब क्या होता है, गौतम बुद्ध जी क्या करते हैं, 29 वर्ष की अवस्था में अपने घर का त्याग करते हैं ज्ञान की प्राप्ति के लिए। तो उस समय को क्या कहा गया, बौद्ध धर्म के अनुसार या बौद्ध ग्रंथों के अनुसार महानिष्क्रमण काल कहा गया। जब एक तरह से क्या होता है, इन्होंने पहला उपदेश दिया सारनाथ में, तब उस घटना को क्या कहा गया, धर्म चक्र प्रवर्तन कहा गया। जब उसी नगर में इनकी डेथ हो गई, यानी इनकी मृत्यु हो गई 83 वर्ष की अवस्था में, तब उस घटना को क्या कहा गया, महापरिनिर्वाण कहा गया दोस्तों। तो यहाँ पर जो आंसर की बात करते हैं, बौद्ध धर्म के ब्रजयान शाखा का उदय कहां पर होता है, उत्तर प्रदेश में। तो कहां पर होता है दोस्तों, सारनाथ में होता है। ये बातें ध्यान रखिएगा क्योंकि आपके एग्जामिनेशन में हो सकता है यहां से प्रश्न बन जाए। चलिए आइए एक बार हम इसके बारे में थोड़ा सा डिस्क्राइब करके समझ लेते हैं कि क्या क्या बातें इसमें कुछ खास हैं। अगर हम कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं की बात करते हैं तो ऐसे में अगर आप देखें तो वज्रयान जो है महायान बौद्ध धर्म का एक रूप है। देखिए वज्रयान की बात करते हैं तो वज्रयान शाखा की बात करते हैं तो महायान बौद्ध धर्म का एक रूप है। दरअसल अगर इसकी कहानी में हम थोड़ा से और जानने का प्रयास करते हैं तो थोड़ा से एक और बातें मैं यहीं पर बता देता हूं। जब गौतम बुद्ध की मृत्यु हो जाती है, जब गौतम बुद्ध की मृत्यु हो जाती है तो इनका जो धर्म होता है कह सकते हैं दो संप्रदाय में बढ़ जाता है। एक तो पहले संप्रदाय की बात करते हैं तो हीनयान की बात करते हैं, और दूसरी बात करते हैं महायान की बात करते हैं, या दो शाखाओं में बढ़ जाता है। तो ध्यान रखिएगा इनका धर्म जो होता है एक तो हीनयान और दूसरा महायान की बात करते हैं, दो संप्रदायों में या दो शाखाओं में बढ़ जाता है। और जो वज्रयान शाखा की बात करते हैं तो किससे संबंधित है, तो महायान से संबंधित है। ये बातें ध्यान रखिएगा। अगर हम इसमें कुछ महत्वपूर्ण बातों को देखना चाहें तो अतिरिक्त तौर पर देखना हम चाहते हैं तो बौद्ध धर्म की जो ब्रजयान शाखा का उदय होता है उत्तर प्रदेश के सारनाथ में होता है। सारनाथ में ही अगर आप देखें तो कुछ और भी महत्वपूर्ण चीजें हैं, इनको भी आप याद रख लीजिए। देखिए सारनाथ में यदि आप देखते हैं, सारनाथ जो है वाराणसी में है। ध्यान रखिएगा सारनाथ जो है वाराणसी में है। वाराणसी जो है उत्तर प्रदेश का एक जिला है। तो यहाँ सारनाथ में अगर आप देखें तो एक तो गौतम बुद्ध ने अपना पहला उपदेश दिया था और यहीं पर वज्रयान शाखा का भी उदय हुआ था। और यदि आप देखें तो सारनाथ में ही अशोक का चतुर्मुख सिंह स्तंभ की बात करते हैं जो सारनाथ में स्थित है, तो वो भी यहीं पर है। और भगवान बुद्ध की बात करते हैं तो भगवान बुद्ध की मंदिर की बात करते हैं तो भगवान बुद्ध की मंदिर भी यहीं पर स्थित है। तो भगवान बुद्ध की मंदिर कहां पर स्थित है, तो सारनाथ में ही है। धामेक स्तूप की बात करते हैं, धामेक स्तूप की बात करते हैं तो धामेक स्तूप भी यहीं पर स्थित है। चौखंडी स्तूप की बात करते हैं, चौखंडी स्तूप भी यहीं पर स्थित है सारनाथ में ही। राजकीय संग्रहालय की बात करते हैं, राजकीय संग्रहालय की बात करते हैं, उत्तर प्रदेश के राजकीय संग्रहालय की बात करते हैं तो यहीं पर स्थित है। जैन मंदिर की बात करते हैं तो यहीं पर स्थित है। और चीनी मंदिर की बात करते हैं तो यहीं पर स्थित है, यानी सारनाथ में ही है। और मूल गंध कुटी की बात करते हैं, मूल गंध कुटी जो है यहीं पर स्थित है। और नवीन विहार जैसे दर्शनीय स्थल यहाँ पर देखने को मिल सकते हैं। तो ये बातें आप जरूर ध्यान रखिएगा कि सारनाथ में बहुत सारी चीजें यहाँ पर अवस्थित है या बहुत सारी चीजें यहाँ पर बनी हुई हैं। जैसे कि मंदिरों की बात करते हैं या स्तूपों की बात करते हैं तो बहुत सारी चीजें यहाँ पर पाई जाती हैं। ये बातें आप जरूर ध्यान रखिएगा क्योंकि आपके एग्जामिनेशन में हो सकता है कि यहाँ से एकाध न एकाध प्रश्न बन ही जाए। तो अगर आप देखिए तो हमने केवल एक प्रश्न बताया और एक प्रश्न के साथ हमने 3 से 4 या और भी ज्यादा हमने प्रश्नों के बारे में आपको बता दिया। अब मुझे नहीं लगता है कि आपको समझने में कोई असहजता हुई होगी और मैंने बहुत अच्छे तरीके से समझा दिया है, मुझे ऐसा महसूस हो रहा है। अगर आप लोगों को क्लास बेहतर लग रही है तो जल्दी से लाइक कर दीजिए और ज्यादा से ज्यादा लोगों तक इस वीडियो को शेयर करते चलिए। जितना ज्यादा लोग हमारे साथ जुड़ेंगे ये समझ लीजिए उतनी बेहतर तरीके से मैं मेहनत करके आपको सारे कंटेंट प्रोवाइड कराऊंगा। ऐसे में अगर हम देखते हैं तो इसी के साथ आइए हम बात कर लेते हैं अगले प्रश्न के बारे में। तो अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश में 1857 की क्रांति का आरंभ सर्वप्रथम किस नगर से हुआ था, या कह सकते हैं उत्तर प्रदेश के किस जिले से हुआ था। पहला ऑप्शन कहता है लखनऊ से, दूसरा ऑप्शन कहता है मेरठ से, तीसरा ऑप्शन कहता है इलाहाबाद से और चौथा ऑप्शन कहता है दोस्तों कानपुर से। अगर हम देखें 1857 की क्रांति के बारे में तो आइए हम एक बार 1857 की क्रांति को देख लेते हैं जो कि स्वतंत्रता का पहला विद्रोह था। ठीक है, तो पहला स्वतंत्रता विद्रोह अगर आप देखें तो 1857 की क्रांति को ही माना जाता है। दरअसल अगर आप देखें तो इसका नेतृत्व कौन कर रहा होता है,
तो इसके नेतृत्व की बात करते हैं तो मंगल पांडे की बात करते हैं। मंगल पांडे जो होते हैं, जो गाय और सुअर से बनी, गाय और सुअर की चर्बी से बनी कारतूस को चलाने से जब वे मना कर देते हैं तो उसी की वजह से क्या होता है, वे विद्रोह भी करते हैं, यानी कि उनका जब धर्म नष्ट हो जाता है तो धर्म नष्ट किया। आप तो जानते हैं गाय और सुअर की चर्बी जो होती है हमारे हिंदू धर्म में सबसे ज्यादा एक तरह से कह सकते हैं कि अगर कोई इस्तेमाल करवा देता है तो उसे हम अधर्म मानते हैं कि लोगों ने हमारा धर्म भ्रष्ट कर दिया, या कह सकते हैं हमारे लिए चीजें वो शोभनीय नहीं होता है। ठीक है, तो मंगल पांडे जी क्या करते हैं, जब उनको ये पता चलता है कि गाय और सुअर की चर्बी से बनी हुई कारतूस को हमें इस्तेमाल करने के लिए दिया जा रहा है तो इससे कहीं ना कहीं हमारा धर्म भ्रष्ट हो रहा है, और जिसकी वजह से उन्होंने क्या कर दिया था, विद्रोह कर दिया था 1857 में। तो मंगल पांडे जी की बात करते हैं दोस्तों, मंगल पांडे जी की बात करते हैं। मंडल मैंने लिख दिया। मंगल पांडे जी की बात करते हैं तो मंगल पांडे जी जो होते हैं इस आंदोलन के या इस क्रांति के कौन होते हैं, प्रमुख होते हैं, या उसका नेतृत्व करते हैं, या उसके कह सकते हैं प्रमुख नेता माने जाते हैं। मंगल पांडे जी ने जब 1857 में इन्होंने विद्रोह कर दिया तो इन्हें 8 अप्रैल 1857 को फांसी हो जाती है। तो ये डेट याद रख लीजिएगा कि 8 अप्रैल 1857 को क्या होता है, इन्हें फांसी की सजा सुना दी जाती है ब्रिटिश सरकार के द्वारा, या कह सकते हैं ब्रिटिश कंपनी के द्वारा क्या होता है, इन्हें फांसी दे दी जाती है। तो इसके बाद क्या होता है कि पूरे भारत में लगभग यदि आप देखें तो 1857 की जो क्रांति होती है वो फैल जाती है, यानी कि यह विद्रोह फैल जाता है। लेकिन यहाँ पर प्रश्न ये है कि महोदय ये बता दीजिए कि उत्तर प्रदेश में 1857 की क्रांति का आरंभ सबसे पहले किस नगर में या किस जिले में हुआ था। तो ऐसे में अगर आप देखें तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा दोस्तों मेरठ की बात करते हैं तो मेरठ में सबसे पहले यह विद्रोह शुरू हुआ था उत्तर प्रदेश के जिले में। तो ध्यान रखिएगा उत्तर प्रदेश के किस जिले में 1857 की शुरुआत सबसे पहले हुई, तो मेरठ जिले में हुई थी। ये बातें भूलिएगा नहीं, कहीं ना कहीं आपके एग्जामिनेशन में यहां से प्रश्न बन सकता है। आइए अब हम इसी के साथ बात कर लेते हैं अगले प्रश्न के बारे में, जिसका जवाब आप सभी लोगों को कमेंट बॉक्स में देना है। कमेंट में आप जरूर जवाब दिया करें, और अगर आप लोगों को क्लास बेहतर लगा करें तो आप लोग लाइक सब्सक्राइब जरूर कर दिया करें। ऐसे में अगर आप देखें तो इसी के साथ तीसरे प्रश्न की बात कर लेते हैं। तो तीसरा प्रश्न कहता है उत्तर प्रदेश के किसान आंदोलन का नेतृत्व किस नेता ने किया। उत्तर प्रदेश के किसान आंदोलन का नेतृत्व की बात करते हैं तो उत्तर प्रदेश के किसान आंदोलन के नेतृत्व की बात करते हैं किस नेता ने किया है। पहला ऑप्शन कहता है महात्मा गांधी, दूसरा ऑप्शन कहता है चौधरी चरण सिंह, तीसरा ऑप्शन कहता है सरदार वल्लभ भाई पटेल, और चौथा ऑप्शन कहता है पंडित जवाहरलाल नेहरू। चौथा ऑप्शन क्या कहता है, पंडित जवाहरलाल नेहरू की बात करते हैं। ये बातें ध्यान रखिएगा, यहाँ पर 4 ऑप्शन है और ये रहा प्रश्न। इस प्रश्न का जवाब जल्दी से आप लोग दीजिए। जैसा कि बात करते हैं अगर इसका सही जवाब इस प्रश्न का सही जवाब यदि हम ढूंढें तो इस प्रश्न का जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा डी हो जाएगा, यानी कि पंडित जवाहरलाल नेहरू जी की बात करते हैं। पंडित जवाहरलाल नेहरू जी की बात करते हैं दोस्तों तो एक किसान आंदोलन के नेतृत्व या नेता होते हैं। पंडित जवाहरलाल नेहरू जी की बात करते हैं तो पंडित जवाहरलाल नेहरू जो होते हैं भारत के पहले प्रधानमंत्री थे। तो ही वॉज द फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया की बात करते हैं तो भारत के पहले प्रधानमंत्री के तौर पर किसे देखा जा सकता है, तो पंडित जवाहरलाल नेहरू को दोस्तों, क्योंकि यही भारत के पहले प्रधानमंत्री थे दोस्तों। चलिए आइए अब बात कर लेते हैं इसी के साथ अगले प्रश्न के बारे में। तो इस प्रश्न का भी आप लोग जवाब दीजिएगा। प्रश्न में यह है कि उत्तर प्रदेश में काकोरी षड्यंत्र कांड कब हुआ। उत्तर प्रदेश में काकोरी षड्यंत्र कांड कब हुआ। पहला ऑप्शन कहता है 9 जुलाई 1925, दूसरा ऑप्शन कहता है 16 फरवरी 1925, तीसरा ऑप्शन कहता है 15 अगस्त 1925, और चौथा ऑप्शन कहता है 9 अगस्त 1925। बड़ा ही प्यारा प्रश्न है, जल्दी से जवाब दीजिए। अच्छा, बहुत सारे छात्र क्या करते हैं, वे क्या करते हैं कि क्वेश्चन तो देखने आते हैं, जब उनका क्वेश्चन गलत होने लगता है तो वे क्या करते हैं, जाते हैं नोट्स पलटाने चले जाते हैं और फिर सोचते हैं अपने नोट्स पलटा कर मैं क्या करूंगा कि एक तरह से प्रश्न को सही करूंगा या सारे प्रश्न का जवाब दूंगा या मैं पूरी तैयारी कर लूंगा तब मैं एमसीक्यू लगाऊंगा। जो छात्र ऐसा सोच रहे हैं वे गलत सोच रहे हैं। देखिए, आप अपनी तैयारी करते चलिए, साथ ही साथ आप क्या करिए, एमसीक्यूज की क्लास को भी करते चलिए, ताकि क्या हो कि जब आप एमसीक्यू वाली क्लास को भी करते चलेंगे तो इससे क्या होगा, आपको ये पता चलता रहेगा अच्छा हमारा इस टॉपिक से क्वेश्चन गलत हो रहा है, तो आप क्या करेंगे, जब उस विषय को पढ़ेंगे तो उस विषय में जो भी
खास बातें होंगी या खास कह सकते हैं टॉपिक होंगे जिनसे आपके क्वेश्चन गलत होंगे, आप क्या करेंगे उसी समय उस टॉपिक को तैयार कर लेंगे। ऐसे में अगर आप देखें तो इसका जो सही जवाब हो जाता है, इसका सही जवाब हो जाता है डी हो जाता है। 9 अगस्त 1925 की बात करते हैं दोस्तों, तो इसका सही जवाब हो जाता है डी हो जाता है। चलिए अब आइए बात कर लेते हैं इसी के साथ हम इसके बारे में कि इसमें क्या और खास बातें हैं, यानी कि एक बार इसके हिस्टोरिकल बैकग्राउंड को देख लेते हैं या काकोरी कांड से संबंधित कौन कौन से और बिंदु हैं इसको भी हम समझ लेते हैं। जैसा कि बात करते हैं काकोरी षड्यंत्र कांड जो है 9 अगस्त 1925 को मध्य उत्तर प्रदेश में हुआ था। इसे काकोरी षड्यंत्र केस या काकोरी ट्रेन डकैती या काकोरी कांड के नाम से भी जाना गया। दरअसल क्या हुआ था कि इस ट्रेन को लूटा गया था, ठीक है। तो क्रांतिकारियों ने 9 अगस्त 1925 को सहारनपुर से लखनऊ जा रही ट्रेन होती है, सहारनपुर से लखनऊ जाने वाली एक ट्रेन होती है या जा रही होती है, तो इस ट्रेन को काकोरी नामक एक स्टेशन होता है वहीं पर रोका जाता है और बंदूक की नोक पर क्या होता है, गार्ड को बंधक बना लिया जाता है। जो गार्ड होता है उसे बंधक बना लिया जाता है और क्रांतिकारियों के हाथ कुल अगर आप देखें तो 4,601 रुपए की रकम जो होती है उनके हाथ आती है। उस समय आप देखिए 4,601 रुपए, जिसका महत्व बहुत ज्यादा था। तो एक तरह से क्या किया हमारे क्रांतिकारियों ने, इस ट्रेन पर से जो भी माल था उस सारे माल को लूट लिया गया उनके द्वारा। तो ऐसे में अगर आप देखें तो काकोरी षड्यंत्र का मकसद था कि ब्रिटिश प्रशासन से बल के जरिए पैसा लेकर एचआरए का मतलब हो जाता है हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन की बात करते हैं, तो इसके लिए धन हासिल करना था। हमलावर नए स्थापित यानी कि कह सकते हैं एचआरए के सदस्य थे और काकोरी कांड के लिए राम प्रसाद बिस्मिल, देखिए काकोरी कांड में कौन कौन लोग थे या कौन कौन से हमारे क्रांतिकारी थे इनका नाम याद रखिएगा। एक तो पहली बात की जाती है राम प्रसाद बिस्मिल की बात करते हैं, दूसरी बात करते हैं अशफाक उल्ला खां की बात करते हैं, फिर इसके बाद राजेंद्र लाहाड़ी की बात करते हैं, इनका नाम भी ध्यान रखिएगा, फिर ठाकुर रोशन सिंह की बात करते हैं। कुल मिलाकर 10 क्रांतिकारी जिम्मेदार थे और राम प्रसाद बिस्मिल का जो जन्म हुआ था, अगर आप देखें इनके बारे में कुछ और भी जानना चाहते हैं तो राम प्रसाद बिस्मिल जो थे वो 11 जून 1897 को उनका जन्म हुआ था शाहजहांपुर में। काकोरी कांड का जो अंतिम फैसला आया था जुलाई 1927 में आया था, तो ये बातें याद रखिएगा। जुलाई 1927 में क्या हुआ था, काकोरी कांड का अंतिम फैसला आया था। अगर आपके एग्जामिनेशन में प्रश्न ये बन जाए कि काकोरी कांड का अंतिम फैसला कब आया था, तो ध्यान रखिएगा जुलाई 1927 को। अगर आपसे पूछा जाता है दोस्तों, अगर आपसे पूछा जाता है कि ट्रेन कहां से कहां तक जा रही थी काकोरी कांड वाली, तो वो सहारनपुर से लखनऊ जा रही होती है। तो काकोरी नामक एक स्टेशन होता है और जहां पर क्या होता है हमारे क्रांतिकारी उसी स्टेशन पर गाड़ी को रोक लेते हैं और जो गार्ड होता है उसे बंदी बना लेते हैं और जो भी ट्रेन में जितना भी माल होता है लगभग चीजें, बहुत सारी चीजों को लूट लेते हैं। जिसका अंतिम फैसला कब आता है, जिसका अंतिम फैसला आता है जुलाई 1947 में। आप ये बातें भी ध्यान रखिएगा कौन कौन लोग थे इसमें महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले। एक तो पहली बात करते हैं राम प्रसाद बिस्मिल, फिर अशफाक उल्ला खां, राजेंद्र लाहड़ी और ठाकुर रोशन सिंह। ये बहुत सारे, ये सारे मिलकर क्या लगभग अगर आप देखें तो 10 थे, मतलब इन सभी को मिलाकर 10 क्रांतिकारी थे जो इस घटना को अंजाम देने में जिम्मेदार थे या इस घटना को एक तरह से अंजाम दिए थे। तो दोस्तों जैसा कि बात करते हैं, अगर आप देखें तो अभी हमने ज्यादा नहीं 4 से 5 प्रश्न करवाया हमने आपको 15 से 16 मिनट में, और साथ ही साथ यदि आप देखें तो 15 से 16 मिनट में 5 क्वेश्चन तो हमने एमसीक्यू करवाया, लेकिन उसके साथ साथ यदि आप देखें तो 10 से 12 क्वेश्चन को हमने आपको बता दिया। चलिए आइए अब हम मिलते हैं अपने अगली क्लास में एमसीक्यू वाले। थैंक यू सो मच। जय हिंद दोस्तों, टेक केयर ऑल ऑफ यू।